नमस्कार दोस्तों हमारे देश में एक ऐसी भी त्रासदी हुई थी जिसने न्यायपालिका तक को हिला के रख दिया, जिसका फैसला सुनाने के बाद जज तक को मारने की धमकी मिलने लगी और उन्हें अपना तबादला वहां से करवाना पड़ा। उस गांव के लोग, मीडिया, संसद, ना कोई वहां का विधायक, ना ही कोई पुलिस किसी की भी नहीं सुनती थी और इनमें से कोई भी लोग इस हत्या के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की जो खाप पंचायत है उसका कितना दबदबा रहा होगा। मैं बात कर रहा हूँ मनोज बबली मर्डर केस। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये खाप पंचायत होती क्या है। उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई जिले खाप पंचायतें सदियों से चल रही है। ये एक ऐसी पंचायत है जिसमें कोई चुनाव नहीं होता। यह केवल या तो जाति, बिरादरी या गोत्र के हिसाब से इसमें मुखिया चुना जाता है। खाप पंचायत के कानून वो लोग खुद बनाते थे और इन्हीं कानून में से एक कानून था कि अगर सेम गोत्र का लड़का और लड़की अगर शादी कर लें तो उसको खाप पंचायत मान्यता नहीं देती थी और उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाता था। जो लोग सेम गोत्र के हैं और वो लोग शादी कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसा सुनने में आता है तो परिवार की मर्जी से उनको मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। मेरा नाम गंगाराज है जी। तो क्या कारण रहा कि मनोज के परिवार में यहाँ से बहिष्कार बना? क्या ऐसा क्या क्यों? बहिष्कार का कारण तो मेन तो कारण था सर ये था कि ये जो सारा गांव है हमारा एक दादा की औलाद है, यानी कि एक गोत्र का गांव है, बनवाड़ा गोत्र से, और एक गोत्र में एक दूसरे की शादी होना ये सामाजिक से खिलाफ है। खाप पंचायत का ये मानना था कि अगर गोत्र सेम है तो वो लोग भाई बहन कहलाएंगे और उनके बीच में कभी भी शादी जैसा संस्कार नहीं हो सकता। हरियाणा का एक जिला है कैथल, यहीं पर एक करोड़ा नाम का एक गांव है। इसी गांव में मनोज नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता की काफी पहले मृत्यु हो चुकी थी और घर का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते जिम्मेदारियां उसी के कंधों पे थी। उसकी एक मैकेनिक की दुकान थी और साथ में पढ़ाई भी कर रहा था और वो 10th क्लास में था। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, उसका कोई झगड़ा नहीं, बस उसका एक ही काम था अपने परिवार को संभालना, दुकान संभालना और पढ़ाई करना। और उसका ये भी लक्ष्य था कि अपनी बहनों को काफी पढ़ाना लिखाना और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना। इसी गांव में बबली नाम की एक लड़की भी रहती और मनोज और बबली एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, साथ में वो खेले थे और साथ में ही पढ़ते लिखते बड़े भी हुए थे। अब समय के साथ एक ही गांव में रहने के साथ दोनों क्लोज आए, दोनों में आपस में प्यार हो जाता है और 2005 में एक दूसरे को इस बात के लिए उन्होंने जाहिर भी कर दिया। और फिर इसके बाद इनकी आपस में फोन पे लंबी लंबी बातें, कभी कभी मिलना, ये सब शुरू हो जाता है। यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि मनोज की माँ जिस गांव से आई वहीं बबली के मामा का घर था। चूंकि गांव एक ही था तो गोत्र भी एक ही था और इसी महीने मनोज की ये जो प्यार वाली बातें हैं उसकी माँ तक को भी पता लगी। उन्होंने मनोज को बहुत समझाया क्योंकि वो ये चीजें जानती थी कि दोनों का गोत्र एक है और इस शादी के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं और जितना हो सके उस लड़की से दूर रहो, क्योंकि वो खाप पंचायत के बारे में भी जानती थी, उनके कानून के बारे में भी जानती थी। उन्होंने मनोज को हर तरीके से समझाया, उसको ये भी समझाया कि बबली के जो लोग हैं वो तुम्हें मार डालेंगे और कहीं ना कहीं मनोज की माँ को अंदर से डर था, इसीलिए वो उसको लगातार समझाती रही। लेकिन मनोज के ऊपर प्यार का भूत सवार था, इसलिए वो किसी भी बात के लिए राजी नहीं हो रहा था। उसने अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनी। अब जब मनोज नहीं माना, अब माँ परेशान हो जाती है और माँ बबली की माँ के पास जाती है और उन्हें धमकाने वाले स्वर में उनको बोलती है कि अगर अपनी बेटी की सलामती या अपनी बेटी की जान प्यारी है तो बबली को भी समझाओ कि मनोज से दूर रहे। उनको पता था कि बबली की अगर जान गई तो उसके साथ में मनोज की भी जान चली जाएगी। अब ये बातें सुन के बबली की माँ ने बबली को भी समझाया, लेकिन बबली के भी भूत सवार था, वो भी नहीं माने। अब धीरे धीरे इसी बीच 2 साल बीत गए। मनोज और बबली
आपस में जिस तरीके से मिलते थे उसी तरीके से वो लोग मिलने लगे। अब मनोज 10th पास कर चुका था और 12th क्लास में आ चुका था और उसका 12वीं का जो एग्जाम था वो खत्म हो गया, लेकिन रिजल्ट में उसको इंग्लिश में कंपार्टमेंट आया। इसलिए 5 अप्रैल 2007 को वो इंग्लिश का ये जो कंपार्टमेंट पेपर है उसके लिए घर से निकला। अब माँ ने भी यही सोचा कि ये बेटा परीक्षा देने के लिए गया है। दूसरी तरफ बबली भी घर से गायब थी। अब मनोज और बबली को इतना तो अंदाजा हो गया था क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी खाप पंचायत और अपने रिश्तेदारों के बारे में पता था और मनोज और बबली ये जानते थे कि उसके घर वाले कोई भी तैयार नहीं होंगे इस शादी के लिए और शायद आगे चल के एक दूसरे को अलग भी कर दिया जाए। इसीलिए इन दोनों ने घर से भाग के शादी करने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर एक बार शादी हो गई तो फिर ये बड़ा मुश्किल होगा इस शादी को किसी भी तरीके से तोड़ना। उनका मानना ये भी था कि थक हार के उनके घर वालों को इस रिश्ते को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और 7 अप्रैल 2007 को ये लोग चंडीगढ़ के एक मंदिर में शादी कर। और इधर गांव में जब मनोज भी गायब था और बबली भी गायब थी और काफी देर तक जब ये लोग नहीं लौटे तो गांव वालों को समझते देर नहीं लगी कि ये दोनों भाग चुके। अब बबली के घर वालों ने मनोज के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर और उन्होंने कंप्लेंट में ये लिखवाया कि मनोज ने उनकी बेटी को किडनैप किया है। और फिर बबली के घर वाले जो ग्राम पंचायत है उसमें भी वो लोग गुहार लगाने के लिए गए और बबली के जो दादा थे गंगाराज वो इस खाप पंचायत के हिस्सा थे और उन्हें भी इस चीज की भनक लग चुकी थी। अब गांव में खाप पंचायत बैठती है और फैसला ये होता है कि मनोज और बबली दोनों एक गोत्र से हैं और इस हिसाब से दोनों भाई बहन हुए तो ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी मान्य नहीं है। तो बबली के दादा गंगाराज ने ये फैसला सुनाया कि मनोज और बबली जहाँ पे भी मिले उन्हें ढूंढ के उनको मार डाल। इसके बाद बबली के मामा चाचा दोनों भाई कुछ कजन ब्रदर्स सब लोग बबली और मनोज को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब ये जो खाप पंचायत में हो रहा था इसकी भनक कहीं ना कहीं मनोज और बबली को लग चुकी। 26 अप्रैल 2007 मनोज और बबली को ये भी पता लग चुका था कि मनोज के खिलाफ बबली के घर वालों ने किडनैप का आरोप लगाया है, उसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। अब इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और दूसरी तरफ खाप पंचायत ने उनके मौत का फरमान जारी कर दिया था और तीसरी तरफ जो बबली के घर वाले हैं वो मनोज और बबली को ढूंढ रहे थे। अब ये बात होते होते करीब 1.5 महीना बीत गया। अब ये लोग थक हार के 15 जून 2007 को चंडीगढ़ कोर्ट में पहुंचते हैं। कोर्ट में पहुंच के जज साहब के सामने ये लोग सारी चीजें बताते हैं, अपने गांव के फैसले के बारे में भी बताते हैं और वो तस्वीरें दिखाते हैं जिस समय इन लोगों ने मंदिर में शादी की। वो ये भी बताते हैं कि हम दोनों बालिग हैं, एक दूसरे को चाहते हैं और साथ में रहना चाहते हैं। और वो लोग गवाह के रूप में पंडित जी को भी लेके आए थे। तो मनोज और बबली से जज साहब ने पूछा कि फिर दिक्कत क्या है, तो उन्होंने अपनी दिक्कत ये बताई कि बबली के घर वालों ने मनोज के ऊपर जो कंप्लेंट की है और दूसरा उसके घर वाले उसको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने यही बताया कि उनकी जान को खतरा है। जज साहब ने दोनों के कहे अनुसार परिस्थिति को समझा, भांपा और इस शादी को लीगली एक्सेप्ट किया और इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को आदेश दिया और इसी के चलते 5 पुलिस वाले हथियार बंद हमेशा मनोज और बबली के साथ में रहे। अब इस फैसले से मनोज और बबली काफी खुश थे। अब उन्हें लगा कि कोर्ट, प्रशासन और पुलिस भी अब इनके साथ, तो अब इनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए फिर इन लोगों के मन में विचार आया कि अब हम लोगों को गांव जाना चाहिए और सभी बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। कहीं ना कहीं वो लोग ये मान रहे कि इस शादी को स्वीकार कर लिया जाए और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि खाप पंचायत किसी को, किसी पुलिस, किसी प्रशासन को नहीं मानती। अब यहाँ ये लोग बेफिक्र होके कैथल वाली बस पे बैठ जाते हैं और वो जो 5 पुलिस वाले थे वो भी उसी बस में तैनात थे। और जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई एक एक पुलिस वाला उस बस से उतरता गया और कुरुक्षेत्र आते आते जितने भी पुलिस वाले थे वो सब नदारा। अब कुरुक्षेत्र के आगे एक पीपली बस स्टैंड पड़ता है और यहाँ तक आते आते मनोज और बबली को भनक लग चुकी थी कि पुलिस वाले गायब हैं
और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब यहाँ से उन्होंने लौटने का फैसला किया और वो लोग पीपली बस स्टैंड पे ही उतर जाते हैं और वहीं किसी पीसीओ से मनोज ने अपनी माँ को फोन किया और सारी बातें बताई और उसने ये भी बताया कि पुलिस वाले जो उसकी सुरक्षा में तैनात थे वो लोग कैसे उतर गए और अब इसी वजह से वो लोग दिल्ली जाने का फैसला कर रहे हैं। और यही बबली ने भी मनोज की माँ से बात की और उनसे पूछा कि क्या आप मुझे स्वीकार करती हैं। तो मनोज की माँ ने यही बोला कि अब तो जो होना था हो गया, उसको हम लोग बदल नहीं सकते, अब तुम हमारे घर की बहू हो और मुझे स्वीकार। उनकी माँ ने ये भी कहा कि बस तुम दोनों अपना ध्यान रखना। अब माँ की बात सुन के दोनों काफी खुश होते हैं और पीपली से ही दिल्ली जाने वाली बस में वो लोग बैठ जाते। और इसी बीच किसी खबरी ने बबली के घर वालों को इसकी सूचना दे दी कि मनोज और बबली दिखाई दिए हैं। अब इसके बाद क्या था, गुस्से में तिलमिलाई जितने भी रिश्तेदार थे बबली के, वो लोग गांव से पूरे हथियारों के साथ, गाड़ियों के साथ वहां से निकल जाते हैं मनोज और बबली को ढूंढने। पीपली से करीब 20 किलोमीटर दूर एक जगह है रायपुर। बस जैसे ही वहां पहुंचती है, अचानक से उनके सामने एक एसयूवी गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, उनका रास्ता रोक लेती है जिससे बस आगे नहीं बढ़ पाती। अब एसयूवी से 3-4 लोग उतरते हैं और बस में घुस जाते हैं और मनोज और बबली को देखते ही उसको खींच के बस से बाहर घसीट के ले आते हैं। उस बस में एक कॉन्ट्रैक्टर भी बैठा था, वो ये सब चीजें देख रहा था। देख तो सभी लोग रहे थे, लेकिन आगे चल के इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में मैं और भी कई चीजें बताऊंगा। वो कॉन्ट्रैक्टर एसयूवी का गाड़ी नंबर और जो लोग थे उनकी पहचान अपने दिमाग में बिठा लेता है और जब ये लोग बबली और मनोज को उस एसयूवी गाड़ी में लेके चले गए तो कॉन्ट्रैक्टर वहां बस से उतरता है और इसकी सूचना सीधा पुलिस को देता है। अब पुलिस भी इन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उधर मनोज और बबली को उसी गाड़ी में पीटना शुरू कर देते हैं। ड्राइवर इन्हें पास में ही किसी सुनसान इलाके पे ले जाता है जहाँ पे 2-4 झोपड़ी नुमा मकान बने हुए, शायद ये पहले से तय था। उस झोपड़ी में ले जाके पहले तो मनोज को रस्सियों से बांध के बिठा दिया गया और फिर ये चारों लोग बबली को बुरी तरीके से मारने लगते हैं, उसे जहर पिलाने की कोशिश करते हैं और ये सब मनोज देख रहा था। फिर जबरदस्ती उसके मुंह में जहर डाला गया, मुंह को बंद किया गया और उसका गला घोंट के उसको मार दिया और मनोज ये सब देख रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय मनोज के दिल में क्या बीत रही हो। अब बारी थी मनोज की। पहले मनोज को पीटना शुरू किया गया, उसको इतना पीटा गया कि वो बेहोश हो और बेहोश होने के बाद मनोज को उसी गाड़ी के पीछे बांध के करीब 1-1.5 घंटे तक घुमाया गया और उसे भी जबरदस्ती जहर पिला के और उसको मार दिया। और इन सब से भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने दोनों की लाश को उठाया और एक बोरे में बंद करके बड़ा पत्थर बांध के और गहरे नाले में फेंक। 9 दिन के बाद यानी 23 जून 2007 को कैथल से कुछ दूर नाले में दोनों की लाशें पड़ी हुई थी। लाशों की हालत बहुत बुरी थी, उनका चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। इसीलिए पुलिस ने निशानी के तौर पे मनोज की शर्ट और बबली की पायल वहां से ले ली, जिससे आगे के लिए अगर कोई शिनाख्त के लिए आता है तो उन दोनों की पहचान हो सके। इसके बाद पुलिस आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पे अपनी पूछताछ शुरू करती है तो इन्हें पता चलता है कि किसी ने किडनैपिंग का केस किया है और किसी ने एसयूवी गाड़ी, जो कि ये सब घटना कॉन्ट्रैक्टर देख रहा था, उसने भी पुलिस को इन्फॉर्म किया था, वो भी रिकॉर्ड्स में था। अब कॉन्ट्रैक्टर एक अहम सुराग था क्योंकि उसने एसयूवी का नंबर और जो गाड़ी का ड्राइवर था और कुछ लोग थे उनकी पहचान उसे थी। ड्राइवर को पकड़ लिया गया। अब इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ शुरू हुई। अब पूछताछ में पता चला कि बबली के चाचा, मामा, उसके दोनों भाई और कुछ चचेरे भाई इस हत्या में शामिल हैं, जिसमें यह भी पता चला कि बबली के जो दादा गंगाराज हैं उन्होंने इन दोनों को सीधे मारने के आदेश दिए। अब 7 लोग गिरफ्तार होते हैं जिसमें ड्राइवर भी शामिल था। गांव में इस बात का काफी विरोध हुआ। मनोज के परिवार को ये केस वापस लेने के लिए धमकियां मिलने लगी। उन्होंने कहा कि बुआ समझौता कर लें और ठीक रहेगी।
नहीं तो देखिए बेबे है और 2 बेबे हैं, एक को बाहर आ रहा है, तो इसका इन्होंने गलत कुछ कर दिया तो फिर कड़ा लगेगी। तो गांव में लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, चक्का जाम शुरू हो गया। गांव के प्रभावशाली लोग गुस्से में नारे लगा रहे, रैलियां कर रहे थे। पुलिस और मीडिया इस गांव से दूर भाग रहा था क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी गांव के अंदर घुसने की। अच्छा, उनको पिपड़ी अकेले छोड़ दिए, मनोज बबली को। पुलिस वालों ने फ़ोन पर सूचित कर दे रहे भाई आके इस बस में आ रहे हैं, इस जगह पे हैं, तो उनने गाड़ी लगा रखी थी साथ में। बस में तार कर उनका ज़बरदस्ती से इसमें अपहरण कर गाड़ी में डाल के ले गए। करनाल सेशन कोर्ट में ये केस चालू हुआ। 33 महीने बीत गए, 55 सुनवाइयां हुई, 40 से 45 गवाहों के बयान लिए गए, जिसमें वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो सबसे आगे था। जांच में ये भी पता लगा कि उस एसयूवी के अंदर मनोज के टूटे हुए बटन भी बरामद हुए और बबली की भी बहुत सारी चीजें उस एसयूवी में मिली, जो कि साफ संकेत थी कि कुछ बड़ा हुआ था। 29 मार्च 2010 करनाल के जिला कोर्ट ने 5 लोगों को फांसी, गंगाराज को उम्र कैद और ड्राइवर को 7 साल की सजा सुनाई। जिस महिला जज ने ये फैसला सुनाया था उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई, जिसके बाद उन्हें ट्रांसफर लेके पंचकुला जाना पड़ गया। गांव के लोग चक्का जाम करने लगे, ट्रेनों को रोकने लगे, हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस उस गांव में जाने से डरने लगी और वहां की लोकल मीडिया इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती थी। और वहां के एमपी एमएलए अगर इनके खिलाफ हो जाते तो पक्का उनकी जान को खतरा था और वो फिर दोबारा इस गांव से कभी विधायक नहीं बन पाते। मनोज के घर वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। उन्हें राशन, पानी, बिजली, यहाँ तक कि प्राइवेट गाड़ियों में सवारी करने के लिए भी रोका गया। उस गांव के प्रभावशाली लोगों का ये आदेश था कि मनोज के किसी भी घर वाले को अगर किसी ने कोई भी सामान दिया, बेचा और या उनसे बात की या उनके घर गया तो उसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना था। बहिष्कार में 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा जो आदमी उसके साथ बात करेगा या उसके संपर्क में आएगा या उसको कोई लेन देन करेगा या कोई उसको सामान देगा लेगा, 25,000 रुपये उसको जुर्माना लगेगा। और जो बहिष्कार उस औरत का हुआ है, जो उसके साथ संपर्क रखेगा उसका बहिष्कार भी होगा। मनोज के परिवार से समझौता करने की भी कोशिश की गई। उन्हें ये ऑफर दिया गया कि जितने पैसे चाहिए हम वो पैसे देंगे, जहां तुम्हें घर चाहिए हम वो तुम्हें देंगे, लेकिन मनोज का ये जो केस है वो वापस ले लो। और अगर नहीं माना तो याद रखना तुम्हारी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी एक पुलिस कैंप में ट्रेनिंग कर रही थी और बबली के घर वालों ने किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को 25 लाख रुपए दिए थे उसको मारने के लिए, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। इस कहानी का जो मेन विलन था वो गंगाराज था, जिसको उम्र कैद की सजा हुई थी जबकि उसे फांसी की सजा होनी थी। इसीलिए मनोज का परिवार हरियाणा हाई कोर्ट चला गया। गांव वालों से 10, 20, 50 रुपए कलेक्ट किए गए जिससे ये केस आगे लड़ा जा सके और उधर बबली का परिवार भी हरियाणा हाई कोर्ट चला गया। 2010 में इसका फैसला हो गया। फांसी वालों को उम्र कैद, दादा और ड्राइवर बेगुनाह। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले को फॉलो किया और बिना किसी चेंज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को ही आगे बढ़ाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह फैसला सही था? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। इस केस के बाद केंद्र सरकार जागती है और खाप पंचायत को पूरी तरीके से इल्लीगल घोषित कर देती है, क्योंकि देश में केवल एक ही कोर्ट फैसला कर सकती है। लेकिन आज भी नॉर्थ इंडिया में कई गांव, कई जिले ऐसे हैं जहां पे खाप पंचायत अभी भी अपना काम कर रही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मनोज और बबली। दोस्तों, अगर आपका कुछ कमेंट हो तो प्लीज जरूर दीजिएगा। ये आपको कहानी कैसी लगी और क्या ये न्याय संगत है, और जो भी मनोज और बबली के साथ हुआ क्या वो सही था? प्लीज अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।